वही दूसरी तरफ एक बड़े से बंगले एक आदमी सोफे पर बैठा था और दूसरा आदमी उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। सोफे पर बैठा हुआ आदमी बोला, क्या तुम्हें पता चला कि वो लड़की कौन थी? वो आदमी की बात सुनकर दूसरा आदमी बोला, वैसे ही अपना झुकाकर डरते हुए बोला, सर वो अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, पर बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। ये सुनकर वो आदमी को गुस्सा आ गया, पर उसने खुद को शांत किया क्योंकि उसे पता था कि दक्ष के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवाना इतना आसान नहीं था। वही अपने बॉस को गुस्से में देखकर वो आदमी ने अपना थूक निगल लिया। उसे डर था कि कहीं उसका बॉस उसे गुस्से में कुछ कर न दे। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उनका बॉस दक्ष सिंघानिया से कितनी नफरत करता था, पर वो उससे कितनी भी नफरत क्यों न करता हो, पर वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे क्योंकि दक्ष सिंघानिया कोई आम इंसान नहीं था। उसके बहुत सारे छिपे हुए राज थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो ऐसे ही इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान नहीं था। सोफे पर बैठा आदमी बोला, दक्ष सिंघानिया, जब तक मैं तुमसे बदला नहीं ले लेता मैं शांति से नहीं बैठूंगा। तुम ये मत सब सोचना कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है तो मैंने हार मान ली नहीं। मैंने हार नहीं मानी है। संजीव शर्मा कभी भी नहीं हारता है। जब तक मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या सकता हूँ। संजीव शर्मा एक समय पर दक्ष का बहुत बड़ा बिजनेस राइवल हुआ करता था। दक्ष ने उससे उसका करोड़ों का प्रोजेक्ट छीन लिया जिसमें उसने अपना सब कुछ लगा रखा था, जिस वजह से वो रातों रात रोड पर आ गया। उसकी वजह से उसकी बीवी ने उसे तलाक दे दिया और बच्चे के साथ उसे छोड़कर चली गई। तब से वो पागल हो गया था। वो इन सब का जिम्मेवार दक्ष को मानता था और उससे बदला लेना चाहता था, पर आज तक वो ऐसा कर नहीं पाया था। बदला लेना तो दूर की बात, वो दक्ष के नाखून को भी चोट नहीं पहुंचा पाया था, पर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। बल्कि समय के साथ उसके दिल में दक्ष की नफरत बढ़ती गई थी और अब वो इतनी बढ़ गई थी कि वो दक्ष को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वही दूसरी तरफ आर्या बेसुध होकर सड़क पर चल रही थी। उसकी आंखों से झरने की तरह आंसू बह रही थी। आर्या को अपने कीमत पर रोना रहा था। बचपन से उसने जो चाहा उसे वो कभी नहीं मिला। नहीं उसे कभी किसी का प्यार मिला, नहीं किसी का साथ। उसने आज तक जो कुछ भी किया था अपने मेहनत से हासिल किया था। यहाँ की उसने अपने पढ़ाई भी खुद के बदौलत कंप्लीट की था। आर्या रोते हुए बोली, भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बस आपसे एक प्यार करने वाला पति मांगा था और आपने क्या दिया, एक ऐसा पति जिसे बस अपने आप से मतलब, उसे दूसरों की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं था। कुछ समय पहले आर्या अपना काम कर रही थी कि तभी उसका होटल का मैनेजर उसके पास आया। उसने उससे कहा कि वो अब यहाँ और काम नहीं कर सकती है। ये सुनकर आर्या हैरान हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्या किया कि उसे ऐसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया। उसने ये जानने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की हो कि उसकी गलती क्या है, पर उसे उसका कोई जवाब नहीं मिला। पर शायद आर्या को अंदाजा हो गया था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अफसोस ये उसके पति की महरमी थी। रुद्रम जिस तरह उसे घूर रहा था, आर्या को पहले ही कुछ गलत होने का एहसास हो गया था, पर उसने ये उम्मीद नहीं कि रुद्रम उसे इस तरह रेस्टोरेंट से निकाल देगा। एक्चुअली मैं रुद्रम को आर्या का अमित के साथ इस तरह हंस हंस कर बात करना पसंद नहीं आया था। बल्कि सच तो ये था कि आर्या बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी, वो बस प्रोफेशनली अमित से स्माइल करके बात कर रही थी, पर रुद्रम की नज़र में ये हंस हंस कर बात करना ही था। रुद्रम के हिसाब से आर्या सिर्फ उसके साथ ही हंस हंस कर बात कर सकती थी क्योंकि वो उसकी बीवी थी। और ऊपर से उसे आर्या का उसे इस तरह इग्नोर करना भी बिल्कुल भी नहीं लगा। वो उसे इग्नोर करके दूसरे आदमी के साथ बात कर रही थी। रुद्रम ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए उसने मैनेजर से बोलकर आर्या को काम से निकाल दिया। वैसे भी ये उसका होटल था तो मैनेजर ने भी बिना कुछ बोले आसानी से उसकी बात मान ली। वैसे भी अगर ये रुद्रम का रेस्टोरेंट नहीं भी होता तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्रम अग्निहोत्री को मना कर सके, वो भी सिर्फ एक छोटी सी एम्प्लॉय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों क्यों बोलो भगवान जी क्यों? इतना बोलकर आर्या वही सड़क के बीचों बीच बैठकर रोने लगी। उसका बहुत मन कर रहा था कि ना रोए ऐसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जिसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है वो, पर पता नहीं क्यों वो खुद को रोने से नहीं रोक पा रही है। उसे अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। तभी आसमान एकदम से काला हो गया और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गए। बारिश की वजह से आर्या पूरी तरह से भीग गए। उसे अब चक्कर भी आने लगे थे, शायद से ज्यादा रोने की वजह से हो रहा था। आर्या ने खुद को संभाला और जमीन का सहारा लेकर खड़ी हो गई।
वही कुछ दूर खड़ी कार आर्या की हर एक हरकत देख रही थी। जब उस शख्स ने आर्या की ऐसी हालात देखी तो उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। एक कार तेजी से आकर आर्या के ठीक बाजू में रुकी। वही अपने सामने एक कार को देख आर्या एकदम से चौंक गई और उसके कदम अपने आप ही पीछे हो गए। वो दूर जा पती उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर कार के अंदर खींच लिया। उस शख्स ने कार का दरवाजा बंद किया और कार सड़क पर दौड़ा दिया। आर्या ने देखा कार के अंदर और कोई नहीं, उसी का रुद्रम है। ये देखकर आर्या ने कहा कि राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ। ये याद आते ही उसे फिर से गुस्सा आ गया। आर्या ने कार का दरवाजा खोलना चाहा पर गेट नहीं खुला। ये देखकर आर्या दरवाजे पे मारते हुए बोली, दरवाजा खोलिए, मुझे बाहर जाना है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा साथ ऐसा करने की? आर्या चिल्लाते हुए बोली। पर रुद्रम के ऊपर आर्या के बात का कोई असर नहीं हुआ। वो चुपचाप वैसे ही कार चलाता रहा। आर्या ने जब देखा रुद्रम उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो उसे और गुस्सा आ गया और वो रुद्रम के कंधे पे मारते हुए बोली, मैंने कहा कार रोकिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। मुझे पता है कि आपके वजह से मुझे रेस्टोरेंट से निकाल दिया। इतना बोल आर्या लगातार रुद्रम के बाजू पर मारने लगी और साथ ही साथ वो पता नहीं रुद्रम को क्या क्या बोले जा रही थी। आर्या की बकर बकर से रुद्रम अब तंग आ चुका था और उसके इस तरह मारने से उसे कार चलाने में परेशानी हो रही थी। पहले ही तेज बारिश की वजह से उसे ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था और यहाँ आर्या उसे परेशान कर रही थी। तंग आकर रुद्रम ने ब्रेक लगा दिया। इस तरह अचानक ब्रेक लगने से आर्या खुद को संभाल नहीं पाए। उसका सिर बोनट से लगते लगते हुए बचा। आर्या चिल्लाते हुए, आप पागल हो गए हैं क्या? आर्या इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सबसे पहले उसने उसकी कमर पर अपना एक हाथ रखा और दूसरा उसकी सर के पीछे लगाकर उसे किस करना लगा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि आर्या को कुछ रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। कहाँ वो अभी रुद्रम पर चिल्ला रही थी, उसे मार रही थी, और कहाँ अब वो उसकी बाहों में थी और रुद्रम उसे। और आर्या को जैसे ही ये एहसास हुआ कि रुद्रम उसके साथ क्या कर रहा है, उसने रुद्रम को धक्का देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन रुद्रम की पकड़ आर्या पर इतनी मजबूत थी कि आर्या चाह कर भी रुद्रम को खुद से दूर नहीं पा रही थी। थक हार कर आर्या ने कोशिश करनी बंद कर ली, पर उसे अपनी लाचारी पर दुख हो रहा था कि इतना कुछ होने के बाद भी वो रुद्रम को नहीं रोक पा रही थी। रुद्रम ने तो आर्या को शांत करने के लिए किस किया था, पर धीरे धीरे उसकी किस और इंटेंस और पेशेंट होती जा रही थी। रुद्रम अपनी आंखें बंद किए बस आर्या के होठों को चूम रहा था। उसने अपनी बंद की तो उसके आंखों के सामने फिर से रेस्टोरेंट का वो सीन आ गया जहां आर्या अमित से हंसकर बात कर रही थी, और ये याद आते ही रुद्रम की पकड़ आर्या की कमर पर और मजबूत हो गई और उसे विल्डली किस करने लगा। अब रुद्रम आर्या के होठों को चूमने के साथ साथ काट भी रहा था, जिस वजह से आर्या को दर्द को अपने होठों पर दर्द हो रहा था। लेकिन आर्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रुद्रम को वो करने दिया जो वो करना चाहता था। तभी रुद्रम को अपने मुंह में कुछ नमकीन जैसा फील हुआ। उसने अपनी आंखें खोलकर आर्या की तरह देखा जो रही थी, और आर्या को इस तरह देख रुद्रम को अपने दिल में कुछ चुभता सा महसूस हुआ और उसने आर्या को एकदम से छोड़ दिया। रुद्रम के छोड़ते ही आर्या जोर जोर से सांस लेने लगी। ऐसा लग रहा था अगर रुद्रम अब उसे नहीं छोड़ता तो वो बेहोश हो जाती। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम ने भी अपना माथा उसके माथे से जोड़ लिया। इतने दिनों बाद रुद्रम को सुकून का एहसास हो रहा था जो पिछले कई दिनों से उसके पास नहीं था। आरोही कब उसका सुकून बन गई रुद्रम को पता ही नहीं चला। इन 1 महीने में रुद्रम ने एक पल भी चैन की सांस नहीं ली थी। आखिर उसका सुकून आर्या जो उसके पास नहीं थी, पर अब आर्या को अपने इतने करीब देखकर रुद्रम को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। वही दूसरी तरफ आर्या बेसुध होकर सड़क पर चल रही थी। उसके आंखों से झरने की तरह आंसू बह रही थी। आर्या को अपने कीमत पर रोना रहा था। बचपन से उसने जो चाहा उसे वो कभी नहीं मिला। नहीं उसे कभी किसी का प्यार मिला, नहीं किसी का साथ। उसने आज तक जो कुछ भी किया था अपने मेहनत से हासिल किया था। यहाँ की उसने अपने पढ़ाई भी खुद के बदौलत कंप्लीट की था। आर्या रोते हुए बोली, भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बस आपसे एक प्यार करने वाला पति मांगा था और आपने क्या दिया? एक ऐसा पति जिसे बस अपने आप से मतलब, उसे दूसरों की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं था। कुछ समय पहले आर्या अपना काम कर रही थी कि तभी उसका होटल का मैनेजर उसके पास आया। उसने उससे कहा कि वो अब यहाँ और काम नहीं कर सकती है।
ये सुनकर आर्या हैरान हो गई, उसे समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्या किया कि उसे ऐसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया। उसने ये जानने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की हो कि उसकी गलती क्या है, पर उसे उसका कोई जवाब नहीं मिला। पर शायद आर्या को अंदाजा हो गया था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अफसोस ये उसके पति की महरमी थी। रुद्रम जिस तरह उसे घूर रहा था, आर्या को पहले ही कुछ गलत होने का एहसास हो गया था, पर उसने ये उम्मीद नहीं कि रुद्रम उसे इस तरह रेस्टोरेंट से निकाल देगा। एक्चुअली मैं रुद्रम को आर्या का अमित के साथ इस तरह बात हंस हंस कर बात करना पसंद नहीं आया था, बल्कि सच तो ये था कि आर्या बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी, वो बस प्रोफेशनली अमित से स्माइल करके बात कर रही थी, पर रुद्रम की नज़र में ये हंस हंस कर बात करना ही था। रुद्रम के हिसाब से आर्या सिर्फ उसके साथ ही हंस हंस कर बात कर सकती थी क्योंकि वो उसकी बीवी थी। और ऊपर से उसे आर्या का उसे इस तरह इग्नोर करना भी बिल्कुल भी नहीं लगा। वो उसे इग्नोर करके दूसरे आदमी के साथ बात कर रही थी। रुद्रम ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए उसने मैनेजर से बोलकर आर्या को काम से निकाल दिया। वैसे भी ये उसका होटल था, तो मैनेजर ने भी बिना कुछ बोले आसानी से उसकी बात मान ली। वैसे भी अगर ये रुद्रम का रेस्टोरेंट नहीं भी होता तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्रम अग्निहोत्री को मना कर सके, वो भी सिर्फ एक छोटी सी एम्प्लॉय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों क्यों बोलो भगवान जी क्यों। इतना बोलकर आर्या वही सड़क के बीचों बीच बैठकर रोने लगी। उसका बहुत मन कर रहा था कि ना रोए ऐसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जिसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है वो, पर पता नहीं क्यों वो खुद को रोने से नहीं रोक पा रही है। उसे अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। तभी आसमान एकदम से काला हो गया और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गए। बारिश की वजह से आर्या पूरी तरह से भीग गए। उसे अब चक्कर भी आने लगे थे, शायद से ज्यादा रोने की वजह से हो रहा था। आर्या ने खुद को संभाला और जमीन का सहारा लेकर खड़ी हो गई। वही कुछ दूर खड़ी कार आर्या की हर एक हरकत देख रही थी। जब उस शख्स ने आर्या की ऐसी हालात देखी तो उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। एक कार तेजी से आकर आर्या के ठीक बाजू में रुकी। वही अपने सामने एक कार को देख आर्या एकदम से चौंक गई और उसके कदम अपने आप ही पीछे हो गए। वो दूर जा पती, उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़ कर कार के अंदर खींच लिया। उस शख्स ने कार का दरवाजा बंद किया और कार सड़क पर दौड़ा दिया। आर्या ने देखा कार के अंदर और कोई नहीं, उसी का रुद्रम है। ये देखकर आर्या ने कहा कि राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ। ये याद आते ही उसे फिर से गुस्सा आ गया। आर्य ने कार का दरवाजा खोलना चाहा पर गेट नहीं खुला। ये देखकर आर्या दरवाजे पे मारते हुए बोली, दरवाजा खोलिए, मुझे बाहर जाना है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा साथ ऐसा करने की, आर्या चिल्लाते हुए बोली। पर रुद्रम के ऊपर आर्या के बात का कोई असर नहीं हुआ। वो चुपचाप वैसे ही कार चलाता रहा। आर्या ने जब देखा रुद्रम उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो उसे और गुस्सा आ गया और वो रुद्रम के कंधे पे मारते हुए बोली, मैंने कहा कार रोकिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। मुझे पता है कि आपके वजह से मुझे रेस्टोरेंट से निकाल दिया। इतना बोल आर्या लगातार रुद्रम के बाजू पर मारने लगी और साथ ही साथ वो पता नहीं रुद्रम को क्या क्या बोले जा रही थी। आर्या की बकर बकर से रुद्रम अब तंग आ चुका था और उसके इस तरह मारने से उसे कार चलाने में परेशानी हो रही थी। पहले ही तेज बारिश की वजह से उसे ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था और यहाँ आर्या उसे परेशान कर रही थी। तंग आकर रुद्रम ने ब्रेक लगा दिया। इस तरह अचानक ब्रेक लगने से आर्या खुद को संभाल नहीं पाए, उसका सिर बोनट से लगते लगते हुए बचा। आर्या चिल्लाते हुए, आप पागल हो गए हैं क्या। आर्या इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सबसे पहले उसने उसकी कमर पर अपना एक हाथ रखा और दूसरा उसकी सर के पीछे लगाकर उसे किस करना लगा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि आर्या को कुछ रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। कहाँ वो अभी रुद्रम पर चिल्ला रही थी, उसे मार रही थी, और कहाँ अब वो उसकी बाहों में थी और रुद्रम उसे। और आर्या को जैसे ही ये एहसास हुआ कि रुद्रम उसके साथ क्या कर रहा है, उसने रुद्रम को धक्का देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन रुद्रम की पकड़ आर्या पर इतनी मजबूत थी कि आर्या चाह कर भी रुद्रम को खुद से दूर नहीं पा रही थी। थक हार कर आर्या ने कोशिश करनी बंद कर ली, पर उसे अपनी लाचारी पर दुख हो रहा था कि इतना कुछ होने के बाद भी वो रुद्रम को नहीं रोक पा रही थी। रुद्रम ने तो आर्या को शांत करने के लिए किस किया था, पर धीरे धीरे उसकी किस और इंटेंस और पेशेंट होती जा रही थी। रुद्रम अपनी आंखें बंद किए बस आर्या के होठों को चूम रहा था। उसने अपनी बंद की तो उसके आंखों के सामने फिर से रेस्टोरेंट का वो सीन आ गया जहां आर्या अमित से हंसकर बात कर रही थी, और ये याद आते ही रुद्रम की पकड़ आर्या की कमर पर और मजबूत हो गई और उसे विल्डली किस करने लगा। अब रुद्रम आर्या के होठों को चूमने के साथ साथ काट भी रहा था, जिस वजह से आर्या को दर्द को अपने होठों पर दर्द हो रहा था। लेकिन आर्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रुद्रम को वो करने दिया जो वो करना चाहता था। तभी रुद्रम को अपने मुंह में कुछ नमकीन जैसा फील हुआ।
उसने अपनी आंखें खोलकर आर्या की तरह देखा जो रही थी और आर्या को इस तरह देख रुद्रम को अपने दिल में कुछ चुभता सा महसूस हुआ और उसने आर्या को एकदम से छोड़ दिया। रुद्रम के छोड़ते ही आर्या जोर जोर से सांस लेने लगी। ऐसा लग रहा था अगर रुद्रम अब उसे नहीं छोड़ता तो वो बेहोश हो जाती। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम ने भी अपना माथा उसके माथे से जोड़ लिया। इतने दिनों बाद रुद्रम को सुकून का एहसास हो रहा था जो पिछले कई दिनों से उसके पास नहीं था। आरोही कब उसका सुकून बन गई रुद्रम को पता ही नहीं चला। इन 1 महीने में रुद्रम ने एक पल भी चैन की सांस नहीं ली थी। आखिर उसका सुकून आर्या जो उसके पास नहीं थी, पर अब आर्या को अपने इतने करीब देखकर रुद्रम को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वाइफी, अब अगर तुमने कुछ कहा तो याद रखना मैं इसके से भी ज्यादा कुछ कर सकता हूँ, वो भी कार में, और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी, इसलिए चुपचाप बैठो, हम घर जाकर बात करेंगे। इतना बोल रुद्रम ने आर्या को अपनी गोद से उठाकर उसे वापस अपनी सीट पर बैठा दिया और उसकी सीट बेल्ट लगा दी। रुद्रम की बात सुन आर्या हंसते हुए बोली, ओह, तो आपको फैनोली याद आ ही गया कि आपका कोई घर भी है। रुद्रम समझ गया कि आर्या उसे ताना मार रही थी, पर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। लगभग 1 घंटे के सफर के बाद रुद्रम की कार एक बड़े से बिल्डिंग के पास आकर रुकी। बारिश अब तक रुक चुकी थी और बादल भी साफ हो गया था, पर मौसम देखकर लग रहा था कि बारिश फिर से होगी। रुद्रम कार से बाहर आया और उसने जाकर आर्या के साइड का दरवाजा खोला ताकि आर्या बाहर आ सके। आर्या ने एक नजर रुद्रम की तरफ और फिर उस बिल्डिंग की तरफ। रुद्रम उसे घर की जगह कहीं और ही ले आया था। आर्या इस समय काफी गुस्सा में थी, इसलिए रुद्रम के दरवाजा खोलने की बाद भी वो बाहर नहीं आए। अब बताओ, आर्या नखरे भी किस इंसान को दिखा रही थी जिसे उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। ऐसा अभी कुछ देर पहले आर्या ही बोल रही थी। आर्या का उसे इस तरह इग्नोर करना रुद्रम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो गुस्से से गेट पर झुककर आर्या से बोला, क्या बात है वाइफी, निकलने का इरादा है भी कि नहीं? नहीं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, आप मुझे जानकी काकी के पास छोड़ दीजिए, आर्या रुद्रम की बात का जवाब देते हुए बोली। आर्या का जवाब सुनकर रुद्रम की आंखें एकदम से लाल हो गए। वो आर्या के कान के पास जाकर बड़े ही धीमी मगर डरवानी आवाज में बोला, वाइफी, मैं तुम्हें थोड़ी सी आजादी क्या दे दी? तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत आ गए, इसलिए तो तुम मेरी बातों को काटने की और ना मानने की हिम्मत कर रही हो। क्यों सही बोल रहा हूँ ना मैं वाइफी? रुद्रम को अपने इतने करीब देखकर और उसकी बात सुनकर आर्या का पूरा शरीर डर के मारे से हर गया। आर्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। भले ही उसे रुद्रम से डर लग रहा था, पर वो ये डर रुद्रम को दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हिम्मत करते हुए अपनी कपकपाती हुई आवाज में वो बोली, ही हिम्मत तो मुझ में पहले भी थी और अब भी है, आपके आजादी देने या ना देने से मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और किस बात से मैं आपसे डरूं? आपको जितना बिगाना था आप बिगाड़ चुके हैं, और वैसे भी मैं तो आपकी नजरों में एक ऐसी औरत हूँ जो लोगों को अपने खूबसूरती की जाल में फंसाती हूँ, तो आपसे क्या डरना? अगर आपने मेरा कुछ बिगाड़ भी दिया तो मैं किसी और के पास चली जाएगी। आर्या जैसे जैसे बोल रही थी, रुद्रम का गुस्सा वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। आर्या की हिम्मत कैसे हुई खुद के बारे में ऐसे बोलने की? लेकिन आर्या यही नहीं रुकी, उसने उन लोगों का नाम लेना शुरू कर दिया जिसके बारे में एक बार रुद्रम ने उससे कहा था कि वो ऐसे ही दूसरे मर्दों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसती होगी। पहले जब रुद्रम को आर्या के बारे में गलतफहमी थी, जब वो आर्या को किसी लड़के के बात करते हुए देखता था तो उसे ऐसे ही ताना मरता था कि वो बस अपनी खूबसूरती से लड़कों को अपने जाल में फंसाना आता है। उस समय रुद्रम की नजरों में आर्या किसी कोठे वाले से कम नहीं थी जिसका काम उसे सेटिस्फाई करना था। आर्या के कहने का मतलब था कि अगर रुद्रम उसके साथ कुछ करेगा या उसका कुछ बिगड़ेगा तो वो दूसरों मर्दों के पास चली जाएगी, और रुद्रम ऐसा कैसे होने दे सकता था? आर्या सिर्फ और सिर्फ उसकी कोई चाहकर भी उसे आर्या से दूर नहीं कर सकता था, खुद आर्या भी नहीं। आर्या की हिम्मत कैसे हुई उसे छोड़कर किसी और के पास जाने के बारे में सोचने की? वाइफी, रुद्रम गुस्से से दहाड़ा। जय श्री राम। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इसलिए छोटा चैप्टर है, पर कल से लॉन्ग चैप्टर आएगा। अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए। एंड प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग अपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।